बात कर रहे थे जी, हमारा इतिहास क्या है? आपने बात की कि भाई इतिहास क्या है। मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि आपके या आम तौर पे हर आदमी के दिमाग में इतिहास है, रामायण का, महाभारत का और फलाना दिमाग का। लेकिन रामायण कोई इतिहास नहीं है। रामायण सिर्फ रामचंद्र जी के जन्म से लेकर के लंका दहन तक और सीता जी की वापसी तक और लव कुश के पैदा होने तक इन 3-4 बातों के चारों तरफ घूमता है। धार्मिक, वो भी धार्मिक भावना से, ऐतिहासिक भावना से नहीं, वो भी धार्मिक भावना से। त्रेता युग में क्या था, सब कुछ कैसा कैसा हुआ करता था, क्या व्यापार होता था, क्या पैदावार होती थी, इसका किसी को कोई पता नहीं है। उसके बाद अच्छा, वो 14 लाख का या 25 लाख, 14 साल का या 25 लाख का ही त्रेता युग नहीं था। हमारे पास त्रेता युग का की लंबाई सिर्फ 14 लाख साल की है या ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल की है, रामचंद्र जी के जन्मदिन से लेकर के और लव कुश के पैदा होने तक। इसके अलावा ना पहले का कुछ पता हमें, ना बाद का कुछ पता। तो उसको इतिहास नहीं कहते, वो एक कहानी है धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से। वही धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझने की बात है कि धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता है कि त्रेता युग था। इसी तरह से द्वापर युग के माने महाभारत, इसके अलावा और कुछ हमें पता नहीं है। द्वापर युग भी इतना 100-125 साल का नहीं था। तो कुल मिलाकर के द्वापर युग का ये पता है अब भाई एक पांडव हुआ करता था, एक युधिष्ठिर होता था, 2 भाई थे पांडव। युधिष्ठिर अंधा था, उसके पांडव के 5 पुत्र थे। कुंती उनकी माँ थी, धृतराष्ट्र थी और उसके 100 पुत्र थे। दुर्योधन उनमें बड़ा या उनमें वो था। और फिर उसमें कृष्ण जी ने उनके लिए गांव मांगे। दुर्योधन ने द्रौपदी का चीज हनन करवा दिया और 5 गांव मांगे कृष्ण जी ने, और 5 गांव उसने देने से इनकार कर दिया। तो युद्ध हो गया। ये हमारे सामने बस सिर्फ द्वापर युग है और ये हमारे सामने हमारा इतिहास है। ये कोई इतिहास नहीं है मेरे हिसाब से। फिर 18 दिन में 18 लाख सोने सेना खप गई और भाई अब युद्ध खत्म हो गया। हमारा बात खत्म। 18 लाख आदमियों का मरना, 18 दिन तक युद्ध होना और सब कुछ खत्म हो जाने के मायने सब कुछ खत्म हो गया। उसमें हमारा लिटरेचर खत्म हो गया, उसमें हमारी तहजीब खत्म होगी, उसमें हमारी शिक्षा खत्म होगी, उसमें हमारे विद्वान खत्म हो गए, उसमें हमारा सब कुछ खत्म हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे एक घर में आग लग जाए और जब सब कुछ खत्म हो जाए तो सिवाय 3 या 4 कपड़ों के वो परिवार बाहर खड़ा है, इसके अलावा उसके पास कुछ और नहीं है। तो क्या इतिहास है हमारा? वहाँ इतिहास जो कुछ भी था वो द्वापर, त्रेता, सतयुग, हिरण्यकश्यप, वर्णकश्यप, सब कुछ खत्म। उसके बाद नए सिरे से शुरू हुआ समाज। 2-3-4 हजार साल लगे होंगे उसमें। हमारा डॉक्टरों का वो शुरुआत भी वहीं से होती है। दुनिया भर के जाट इतिहास हैं, लेकिन जाट इतिहास जितने भी किताब पढ़ोगे उसमें ये कतई नहीं पाओगे अब जाट आया कहाँ से, जाट पैदा कहाँ हुआ, जाट ने किसको पैदा, जाट को किसने पैदा किया और जाट कैसे बना, ये कहीं नहीं है। इसलिए जाट वहां से पैदा हुआ कि जहां से दुर्योधन ने 5 गांव देने से इनकार कर दिया। विदुर दुर्योधन की सारी करतूतों से नाराज हो गए और नाराजगी में उन्होंने धृतराष्ट्र से इजाजत मांगी। अब भाई अब मेरे बस का नहीं है, मुझे इजाजत दो, मैं संन्यास छोड़ना चाहता हूँ सब कुछ। अब तो उनकी नाराजगी का कुछ योद्धा, दुर्योधन की फौज के कुछ योद्धाओं का भी पता था विदुर की नाराजगी का। विदुर जिस दिन वहां से सब हस्तिनापुर को छोड़ के चले तो उनके साथ 50, 100, 60, 70 जितने भी वो थे, वो दुर्योधन की फौज के योद्धा भी निकल पड़े। विदुर तो कुछ दिन में मनने मनाने के बाद वापस आ गए, लेकिन वो योद्धा अनजान जगहों पर चले गए। अब भाई हम तो अब वापस जाएंगे तो भी मारेगा,
नजदीक कहीं रहेंगे तो भी दुर्योधन हमारा वध करेगा, क्योंकि हम तो एक तरह से गद्दारी करके आए हैं। उसको राजनीति में गद्दारी कहते हैं। और सिद्धांत है कि भाई वो के नाम से दुर्योधन की अनीतियों से वो थे, तो वे इतने अज्ञातवास में निकल गए, इतने दूर चले गए कि वो यानी हरियाणा तक जाकर उन जंगलों में जाकर बसे। इसलिए उनका वहाँ गढ़ था और वहाँ उनकी संतान है जाट, और जाट किसी कौम का नाम नहीं है। उस जमाने में टोलियों को, झुंड को 10 आदमी कहीं बैठे हैं, 20 आदमी कहीं बैठे हैं, तो उसको जाति शब्द कहते थे। जाति, जाति के माने टोली। एक टोली बैठी, एक झुंड है 1000 2000 आदमियों का, उसको जाति झुंड नहीं कहते थे, जाति कहते थे। उस जाति का बिगड़ा हुआ या उस जाति का सुधरा हुआ रूप है जाट। तो वो हैं हम जो उन, चाहे राजनीतिक भाषा में गद्दार कहो, चाहे सिद्धांतिक भाषा में ये कहो। इसीलिए आज हम में दुर्योधन जैसे गुण होने के बावजूद भी न्याय का गुण है, हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करते। स्वाभिमान का गुण है जाट में। अब वो इतना स्वाभिमानी है कि वो किसी से मांग के नहीं खा सकता, वो मांग के नहीं खा सकता और सब कुछ कर लेगा। किसी का दुर्व्यवहार वो नहीं कहेगा, सेवा उसकी पैर धोने तक कर देगा, लेकिन अगर कोई उसको इस बात के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो वो इस्तेमाल नहीं होता। तो कुल मिला करके हमारा इतिहास तो लगभग विक्रमादित्य से लगभग शुरू हुआ है। महाभारत के बाद से लेकर विक्रमादित्य तक हम बिल्कुल बिना किसी इतिहास के, बिना किसी उसके हम भटकते रहे, या हम अपने आप को सेट करते रहे, अपने आप को कुछ शिक्षा के तौर पे वो करते। इसीलिए हिंदुस्तानियों में और ख़ास तौर पे जाटों में शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। शिक्षा का सबसे ज्यादा अभाव हम में इसलिए रहा कि हम 5-7-10 हजार साल जंगलों में रहे हैं, और जंगलों में और कोई काम धंधा पाया नहीं, और कुछ पाया नहीं। पेट भरना था तो जमीन में, शरीर में ताकत थी, जमीन में की खुदाई कर करके उसमें कुछ ना कुछ पैदा करके कुछ। इसलिए जाटों का मुख्य पेशा जो है वो खेती है, और आज तक कोई और पेशा हो तो मुझे बता दो। शिक्षा के नाम पे तो हरियाणा में डेढ़ ही बड़ा आदमी था सिर्फ। हाँ, मैं वो कहना चाह रही है, हमारी कहावतें हैं। क्यों तो कुछ आदमी एक बहुत बेचारा था तो बहुत अनपढ़ था, लेकिन वो क्या करता, भाई साहब डेढ़ अकल है। मगर डेढ़ अकल कैसे है? अब डेढ़ अकल ऐसे है, एक अकल मेरे में है, बाकी आधी अकल में सारा हिंदुस्तान है। तो डेढ़ शिक्षा डेढ़ अकल, ये इसीलिए कहावत है कि हमारे अंदर शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी थी, और आज तक भी मोटे तौर पे है। मोटे तौर पे मैं आज तक इसलिए मान रहा हूँ, आप कहोगे कि आज तो PhD भी हैं, आज तो फलाना भी है, आज तो प्रोफेसर भी हैं, आज तो जज भी हैं, आज तो ये है सब है। लेकिन के माने ये हैं, अब उनको सामाजिक उद्धार करने की सेंस कहीं नहीं है। हमारे महाराजा सूर्य में 40 साल तक लगभग राज किया। 40 साल में उसने 110 लड़ाई लड़ी, 80 लड़ाई जीती, 80 या 88 लड़ाई जीती, लेकिन समाज के लिए क्या किया? और एक आदमी जब हर साल 3 लड़ाई लड़ेगा तो वो अपने बच्चों को तहजीब या अपने बच्चों की शिक्षा का या अपने बच्चों का सही लालन पोषण कैसे करेगा? जब महाराजा सूर्यमल की फौज का आदमी या फौज तो बेशक मोर्चे पर लड़ती है, लेकिन जनता भी पीछे लड़ती है। जनता पीछे इसलिए लड़ती है जब जनता उस फौज से पैदा हुए अभाव जितने हैं, जनता को उन अभावों से लड़ना पड़ता है। तो कुल मिला करके हमारा इतिहास तो विक्रमादित्य संवत जैसे शुरू होती है, हमारा इतिहास तो लगभग उससे शुरू हुआ, या क्या नाम है, उससे 1500 साल पहले। और विषय के तौर पे या संगठित होना बड़े राज की स्थापना करने लगे, राजा बनाने लगे, और एक सामाजिक तरह का या पॉलिटिकल तरह का वो सेटअप शुरू हुआ। अदरवाइज मैं जोड़ इस बात
पे दे रहा हूँ कदराबाद, आप अंदाजा लगा के देखिए, 18 दिन तक युद्ध चला हो और 18 लाख उसमें खप गए हों तो कितने के बचे होंगे? क्या उस वक्त भी करोड़ों में आबादी थी? अगर उस वक्त भी करोड़ों में अरबों में आबादी हो इसी तरह से जैसे आज 140 करोड़ हैं तो बात ठीक है, तो 18 दिन में 18 लाख कोई मायने नहीं रखता। लेकिन उस दिन के हिसाब को अगर देखा जाए तो बचाई क्या होगा वहां इन आदमियों के नाम से। और फिर हमारे यहाँ दरअसल क्या है, बाद में जब थोड़ा थोड़ा फिर विकास का या फिर आगे बढ़ता गया तो जितने दुर्योधन की फौज में यानी जितने महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की तरफ से मारे गए योद्धा, उनकी जो संतानें हैं वे राजपूत कहलाए। अब ये भी आपको बता दूं, वे राजपूत कहलाए, जितने भी क्या नाम है राजपूत वे भी कहलाए जो युधिष्ठिर की तरफ की या युधिष्ठिर की उसके संतानें हैं विचारधारा की। लेकिन राजपूतों में दो ग्रुप आज भी हैं, एक युधिष्ठिर की विचारधारा के यानी देशभक्ति की विचारधारा के, दूसरा देशद्रोही विचारधारा के, यानी जिनको सत्ता से यानी उससे इतना ही विद्रोह है जितना दुर्योधन को था या जितना ही वो था कि वो किसी को देना कुछ नहीं चाहते सिवाय अपने काम के। तो राजपूतों के में भी दो वो हैं मतलब दो तरह की विचारधारा। जाटों का मामला इसलिए गड़बड़ में है कि जाट राजनीति से या शिक्षा से इतने दूर रह गए कि हम दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं जानते एक मायने में। आज इसलिए राजनीति में जाट पिछड़ा हुआ है। कुल मिलाकर आज इसलिए राजनीति में जाट पिछड़ा हुआ है, उसकी कहीं हिस्सेदारी नहीं है। हम दिल्ली के 150 किलोमीटर में ज़्यादा से ज़्यादा जाट बसते हैं, लेकिन दिल्ली का शासक बदकिस्मती से साहब सिंह वर्मा के बाद आज तक कोई नहीं हुआ। बदकिस्मती से मैं इसलिए कह रहा हूँ वर्मा जी को, वर्मा जी को तो 5-7-10 दिन के लिए खुराना जब तक गए उसमें भाई मैं तो खुराना को किसी ने पद से नहीं हटाया था। खुराना के बारे में एक आरोप ऐसा लगा और उसका कोर्ट में जाना पड़ गया। तो खुराना साहब ने एक बहुत ही सिद्धांत या बहुत ही आदर्श के तौर पे ये कह करके ये मिसाल सेटअप करी थी या एक ये रिवाज सेटअप करी थी। अब जैसे ही किसी राजनीति के बारे में या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री या किसी मंत्री के बारे में आरोप लगे, जैसे ही वो कोर्ट में जाए वो ईमानदारी से अपने पद से दूर हो जाए ताकि निष्पक्ष फैसला हो सके। लेकिन उसको किसी ने मानना नहीं आज तक, ना उसके इस आदर्श की ना उसकी इस कुर्बानी की किसी ने परवाह की है, क्योंकि ये कुर्बानी और आदर्श किसी को पसंद नहीं है। सब स्वार्थ में भरे हुए हैं, सब मौका परस्त हैं। साहब सिंह वर्मा को इन प्लेस ऑफ खुराना बनाया गया था, हालांकि साहब सिंह वर्मा मेरे जाति के हैं, हमें फख्र है उसके मुख्यमंत्री बनने पर। काम बहुत ज़्यादा हुए वो बात अलग है, ठीक बात है। और भाई सर हर आदमी इस बात को ज़्यादा देखता है। अब हमारा स्वार्थ साहब सिंह वर्मा के टाइम में बहुत सिद्ध हुआ और मैं उसमें से ये बात बता रहा हूँ। और फिर साहब सिंह वर्मा को जब खुराना वहाँ से बिल्कुल पाक साफ होकर के आ गए, उन्होंने कहा भाई अब तू हट जा, मैं तो आ गया। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं हटता, ये तुम्हारे बाप का वो नहीं है कि भाई तुम्हें वो बनोगे। तो वो जबरदस्ती की वो पद हमने जबरदस्ती दिया था। बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं हाथ जोड़ कर भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन गौर करना इस बात पर ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के। एक हमारे मित्र बैठे हैं शिमला में, नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो मेरी छोटी सी बात का बुरा मान गए। वो इसलिए अब दरअसल क्या है कि ठीक बात है, अब स्वार्थ बहुत बड़ी चीज़ है। स्वार्थ बिना समाज तरक्की नहीं करता। समाज में अगर स्वार्थ भावना ना हो तो कोई आदमी तरक्की नहीं करता, कोई आदमी काम नहीं करेगा, कोई आदमी फिर मतलब तरक्की नहीं करेगा। तरक्की का साधन ही स्वार्थ है, इसमें कोई शक नहीं है और मानना चाहिए। लेकिन स्वार्थ जब लिमिट से बाहर होता है तब वो ऐब बन जाता है। और लिमिट का बेचारे मनुष्य को उसकी लिमिट का पता नहीं है।
कि कहाँ तक उसकी लिमिट है और कहाँ तक हमें स्वार्थ करना चाहिए और कहाँ तक नहीं करना चाहिए। लोभ की और स्वार्थ की हम मोटे तौर पे लिमिट है। हालांकि काम, क्रोध, लोभ, मोह 5 तत्व ऐसे हैं शरीर में अब जो भगवान की तरफ से ही डाले हुए हैं। एक तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ज़्यादा हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है इस अज्ञानी जगत के साथ, हिंदू समाज के साथ, सनातनियों के साथ, कि उन्होंने कोई इनको क्या नाम है भूत बता रहा है कोई, अब छोड़ो इन पांचों से दूर रहो। दूर रहने की कतई जरूरत नहीं है। दूर हो सकता है तुम हो गए हो, लेकिन वो भी नहीं हुए इतने दूर, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है वो शरीर में जन्म से ही पैदा हुए तत्व हैं। ये किसी के बनाए हुए नहीं है, किसी के डाले हुए नहीं है या किसी के खरीदे हुए नहीं है। ये अब प्राकृतिक हैं, इनसे दूर नहीं हुआ जा सकता। इनसे शायद दूर होगा तो संसार नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर उन्हें यही कहना चाहिए था, अगर इन पे कंट्रोल करो, इनकी अपने एक अपने उसमें हमारे सनातन धर्म ने इनकी लिमिट नहीं बनाई। बस इनको भूत प्रेत और फलाना ढमका राक्षस वाक्षस कहते रहे। इनकी हमारे ऋषि मुनियों ने लिमिट नहीं बनाई कि भाई इतने तक स्वार्थ करो, इतने तक काम करो, काम को वो करो, इतने तक मोह करो, इतने तक लोभ करो, इतने तक अहंकार करो और इसका पैमाना ये बनाओ, या फलाना कोई आदमी होगा जो तुम्हारे सनातन में किसी की ना कोई जिम्मेदारी है। इसलिए आज सारे संत मंडलेश्वर और जगत गुरु और शंकराचार्य मजे से बैठे हैं। उनके चुटकी भरो तो खून काम की कति कोई वो नहीं है। क्या नाम है, लोभ स्वार्थ और ये भगवान पाना करने के बाद फिर कितना भी ऐशो आराम करो, क्या बड़े 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 ये सब भोग नहीं है उनके वो है। तो कुल मिला करके जब हमारा संत समाज ही आदर्श नहीं है हमारा, तो हमारा ये सनातन धर्म चलेगा कैसे? आज हम कितना धर्म में धर्म 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 सब धर्म 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 कर रहे हैं, लेकिन धर्म के रक्षक तो इसके बैरी हैं। कोर्ट में सन 2007 में अगर भाई रामचंद्र था ही नहीं तो कोई मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी, मुझे माफ कर। सनातन धर्म का ठेकेदार कोई शंकराचार्य नहीं गया कोर्ट में ये कहने, अब तुम कैसे कह रहे हो कि भाई ये कांग्रेस पार्टी कैसे कह रही है अब रामचंद्र जी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आज तक नहीं गया कोई। फिर धर्म की रक्षा होगी? एक मोदी जैसा आदमी धर्म की रक्षा कर लेगा? एक राम मंदिर का बना देना ही बस धर्म रक्षा है? मंदिर तो यो ही बनते रहते हैं। मंदिर तो ये भाई ठीक है, राम धार्मिक आस्था के तौर पर रामचंद्र जी का मंदिर भी उतना है महत्व रखता है, शंकर जी का मंदिर भी उतना ही महत्व रखता है। धार्मिक तौर पर इनके सबका क्या महत्व है हमारे सनातन में, तो एक के ऊपर ही इतना ज्यादा वो नहीं है। लेकिन हाँ, भगवान राम को हम राम मानते हैं। तो कुल मिला करके ये हमारे देश का इतिहास हमारे देश का कहीं इतिहास फिर शुरू हुआ तो 1947 में, या अंग्रेजों के टाइम का शुरू हुआ। अंग्रेजों ने आकर के पीछे का जो कुछ लिखा, जैसा लिखा वैसा हमने पढ़ लिया। हमारे देश का इतिहास जैसा महाभारत में खत्म हुआ लिटरेचर हमारा, सब कुछ खत्म उस वक्त। तो इस्लामिक आक्रांताओं ने कहीं पाटलिपुत्र को और कहीं उस यूनिवर्सिटी को और कहीं यूनिवर्सिटी को फूका गया, जिनकी लाइब्रेरी को फूका गया, और 6 महीने तक कहते हैं कि आग जलती रही। तो क्या बचा होगा? ये जितना भी आजकल लिटरेचर है धार्मिक या सामाजिक किस्म का, ये उन दिमागों की बस याददाश्त है जिन्होंने वो ओरिजिनल पढ़ रखा था। उनकी याददाश्त है, कुछ उसमें फालतू जोड़ा गया, कुछ उसमें कम जोड़ा गया। मैं इसको ओरिजिनल नहीं मानता। ये ओरिजिनल पढ़ा है। शायद वेद अगर ओरिजिनल हो तो हो, लेकिन कैसे हो सकते हैं वो उनमें ना जले क्या? उन यूनिवर्सिटी में किताब, अगर वेद कोई किताब है यूनिवर्सिटियों में जहाँ आग लगाई मुसलमान आक्रांताओं ने, वहाँ जल गए होंगे ओरिजिनल। तो
अब तो ये हमारे उन ओरिजिनल इतिहास को, उन ओरिजिनल किताबों को जिन विचारों ने, जिस महापुरुषों ने, जिन क्या नाम है संत महात्माओं ने पढ़ा हुआ था, उनको जितना याद था उन्होंने फिर लिख दिया वो। तो उसमें चाहे कुछ कम लिखा गया हो, चाहे कुछ ज्यादा लिखा गया हो, तो कुल मिला करके हमारा इतिहास कुछ नहीं है। और इसीलिए हम मिसगाइड हो गए नेहरू के मामले, नेहरू के लीडरशिप में। नेहरू की लीडरशिप ने जितना डेमोक्रेसी को गलत ढंग से सेटअप करा, इस डेमोक्रेसी के पौधे को जितना गलत खाद पानी दे करके वो करा, वो हरा भरा तो हो गया, लेकिन उससे उसने अच्छे किस्म के फल नहीं मिल रहे हैं जितने अच्छे किस्म के फल विदेशों में डेमोक्रेसी के दरख्त को लग रहे हैं। क्या वजह है कि इंग्लैंड की डेमोक्रेसी बिना कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ज़्यादा कामयाब है, यूरोप की डेमोक्रेसी, और हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी रोज तमाशा ही रहता है। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, 500 साल हो गए डेमोक्रेसी को शुरू हुए, लेकिन वहाँ क्या मजाल के जो देश के खिलाफ कोई बोल जाए, आज भी कितना भी चाहे कोई विरोध करो, वहाँ विरोध आलोचना के हिसाब से हो रहा है, यहाँ विरोध दुश्मनी के हिसाब से हो रहा है, ईर्ष्या के हिसाब से हो रहा है। तो दान साबित हो रही है ये डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान वाली डेमोक्रेसी जो है वो क्या नाम है अभिशाप भी जी करता है। और आप लोगों में, आप समाज में कहीं ना कहीं हमारे टाइम में बात शुरू में ये बात भी कही गई कि इस देश में तो ये बात भी चली, आज नहीं चल रही है, ठीक बात है। तो एक ये भी बात चली, 2 बात चली सन 70 तक कि भाई अंग्रेजों का राज भी अच्छा डिक्टेटरशिप होनी चाहिए पहले, लेकिन डिक्टेटरशिप भी कौन चलाएगा? ऐसे लोग डिक्टेटरशिप चलाएंगे? डिक्टेटरशिप के भी सिद्धांत हैं, डिक्टेटरशिप की भी कुछ असूल हैं। तो कुल मिला करके बड़ा अजीब हो, इतना खिंडमिड देश को बहुत ज्यादा, ये इतना काबू में नहीं आ रहा है। क्या काबू में? मोदी जी अवतार तो है नहीं, क्या आसमान से गिरे हो या तालाब में किसी पत्ते पर, मोदी जी अवतार तो है नहीं। इसी युग की और इसी समाज की पैदाइश है, लेकिन हाँ विशेष में आज के हिसाब से, जैसे क्या नाम है रामचंद्र जी के लिए मान लो एक वो शब्द है आज के हिसाब में पुरुषोत्तम, तो कलयुग में मैं इन पुरुषों में कम से कम उत्तम है। ये ठीक है, राजनीतिक भावना से जरूर मेरी बात की आलोचना करेंगे आप जैसे ज्यादा सुनने वाले। और पुरुषोत्तम तो एक राम हुआ था, बस ना, पुरुषोत्तम के माने हैं पुरुषों में, उस वक्त उन पुरुषों में उत्तम से राम, इसलिए पुरुषोत्तम कहा गया। यानी उन पुरुषों बहुत ज्यादा धार्मिकता थी, बहुत ज्यादा सामाजिकता थी, बहुत ज्यादा सिद्धांत असूल थे, लेकिन उनमें भी उत्तमपना था, उनमें भी एक आदमी उत्तम था जिसको पुरुषोत्तम कहा गया। आज वही हालत ये है कि पूरे देश में जितने भी हम हैं, अब कोई कहेगा कि हम तो भले ठीक अच्छे हैं, बड़े अच्छे, जितने तुम अच्छे हो तो दिल्ली के दिल्ली का इलेक्शन डायरेक्ट योगी, वो डायरेक्ट मोदी और केजरीवाल में था। उस आदमी में था जो इतने बहुत ज़्यादा अपराधों के बाद, जो बहुत ज़्यादा बदनामी के बाद 1 साल के करीब जेल में रह करके आया था, और वो भी जमानत पे, वो भी बरी होके नहीं, जमानत पे। उसके बीच में और मोदी के बीच में था सच्चाई और बेईमानी, ईमानदारी और बेईमानी, धर्म और अधर्म, इन तीनों चीजों के बीच में इलेक्शन दिल्ली का। तो नतीजा क्या हुआ कि ईमानदारी और धर्म को जो है 46-46% वोट मिले, और बेईमानी और अधर्म और भ्रष्टाचार को 45% के लिए, करीब 45.5%।
वो किस मुंह से कह रहे हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, बहुत ज़्यादा हम तो धार्मिक हैं, बहुत ज़्यादा हम तो राम भगत हैं, बहुत ज़्यादा हम तो मोदी के भगत हैं, बहुत ज़्यादा हम तो ये हैं, बहुत ज़्यादा सब कुछ कहना कहना है और कहना सीख लिया क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं। एक ने कहा था वाकई वो सच्चा था, कोई उसने कहा था कि मैं धर्मी हूँ, मैं धर्म को बहुत मानता हूँ, सारे पढ़े लिखे थे, सबको ये याद हो गया। हर आदमी कहने लगा कि मैं धर्म को बहुत मानता हूँ। तुम अगर धर्म को बहुत मानते हो तो ये सच्चाई ये ईमानदारी क्यों गली में ठोकर खाती फिर रही हैं? ये दोनों बहनें तो गली में ठोकर खाती पड़ती हैं। ये तो इसको तो इनको तो किसी के घर में किसी घर में भी घुसने की इजाजत नहीं है। तो कुल मिला करके ये एक बहुत बड़ा विचित्र बात है। बात इतिहास से शुरू हुआ, अंग्रेजों से लगभग शुरू हुआ। वो अंग्रेजी किस्म का था। अंग्रेज कैसे थे? अंग्रेजों ने दुनिया भर का अत्याचार किया, लेकिन आखिर में ये कहलवा गए अब भाई आज को देखते हुए सन 50, 55, 60, 70 तक के लोगों ने ये कहा है अब भाई इससे तो अंग्रेजों का इलाज ही अच्छा था। अब वो जो अंग्रेजों की संतान ने जो राज करा, नेहरू अंग्रेजों की संतान था एक मायने में। खुद भी कहा करता आई एम मुस्लिम बाई बर्थ, क्रिश्चियन बाई ब्रेन और हिंदू बाई चांस। लेकिन किसी हिंदुस्तानी कांग्रेसी ने जो देशभक्त कहला गए और अपने आप में देशभक्ति में कल कुर्बान होने को तैयार बैठे थे, कोई कांग्रेसी कुर्बान नहीं हुआ आज तक। इतने दिन आजादी का संघर्ष चला, एक कांग्रेसी को भी ना गोली लगी और न किसी को फांसी आई। जितनी फांसी खाई, जितनी गोली खाई, वो नॉन कांग्रेसी नौजवानों ने खाई, भगत सिंह और भगत सिंह के मित्रों ने खाई। फांसी खाई तो और गोली खाई तो किसी कांग्रेसी ने आज तक गोली नहीं खाई। कांग्रेसियों का तो आजादी की लड़ाई में ये वो रहा कि ऐसा कभी होता है कि लड़ाई जिसके खिलाफ की जाए वो तुम्हें मेहमान के तौर पर अपने जेल नाम के अपने गेस्ट हाउस में रखे। नेहरू और इंदिरा गांधी को तो नेहरू और महात्मा, उसको महात्मा कहते हैं, मैं तो उसको महात्मा नहीं कहता। नेहरू को उस गांधी को तो क्या नाम है जेलों में भी गेस्ट की तरह से, मेहमान की तरह से रखा है अंग्रेजों ने। क्यों रखा भाई? इसके माने ये है कि वो अंग्रेजों के एजेंट थे। कांग्रेस बनी अंग्रेजों के एजेंट के तौर पर संस्था थी 1885 में। मैं कहीं आपके उसमें 1985 लिख गया गलती से, मैं माफ़ी चाहता हूँ जिन लोगों ने पढ़ा और उन्होंने ये कहा होगा बात तो बहुत बड़ी कर रहा है, लेकिन बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि वो 1885 में बनी थी कांग्रेस। वो उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं लगा रहे होंगे, वो मेरी बेवकूफ़ी का मजाक उड़ा रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के ये एक अजीब वो है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब तक मोदी जी का प्रशासन नहीं काम करेगा, और नहीं करेगा, आप कहोगे कि क्यों नहीं करेगा? मोदी जी तो बिल्कुल और बिल के बहुत पावरफुल आदमी है। बिल के मोदी जी तो बिल का पावरफुल है, लेकिन मोदी जी को जो काम करने वाले असिस्टेंट मिले हुए हैं जिनको IS लॉबी कहते हैं, वो तो बिल की पावरफुल नहीं है। वो तो अंग्रेजों की पैदावार है। वो तो आज भी अंग्रेजियत के उस पर, या जिसको औपनिवेशिकवाद कहते हैं, उसके प्रभाव में है। उनकी तो मानसिकता सुप्रीम कोर्ट, हालांकि खुद सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजों के प्रभाव में, अंग्रेजियों के औपनिवेशिकवाद के प्रभाव में है। उसने तो बल्कि कानूनी तौर पे अपनी कोर्ट में ये कहा है कि IS लॉबी जो है वो क्या नाम है औपनिवेशिकवाद से प्रभावित है। मेरे पास इस बात का सबूत है कि जिसमें उसने ये कहा है कोर्ट ने, IS लॉबी तो क्या नाम है वो है
अखबार की कटिंग थी नवभारत की या दैनिक जागरण की, जिसमें ये कोर्ट का ये वो है कमेंट और क्या नाम फैसला कि भाई IAS लॉबी जो है वो औपनिवेशिकवाद के प्रभाव में है आज भी। आज दोनों का भारतीयकरण नहीं हुआ है। मैं इस बात पर बड़ा जोर दे रहा हूँ। ये बात अगर मोदी जी तक पहुंच जाए तो मैं ये उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब तक IAS लॉबी का और इस सुप्रीम कोर्ट के जजों का भारतीयकरण नहीं होगा तब तक आपके सारे प्रयास, सड़कें तो आप बना लोगे, यूनिवर्सिटी भी बना लोगे, कॉलेज भी बना दोगे, हवाई अड्डे भी बना दोगे, बड़े बड़े विशाल एरोप्लेन और सब कुछ खरीद भी लोगे, इससे उनको कोई, क्योंकि ये उनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन जहाँ बहुत सी बातों को आज़ादी के तौर पे हमारे उसको लागू करने की बात आ रही है, वहाँ वो पूरा IAS लॉबी पूरा सहयोग नहीं दे रही। बातों में बहुत ज़्यादा हद तक मैं इस बात को खुला करता हूँ कि आज बहुत ज़्यादा बातों तक मोदी जो है उसके औपनिवेशिकवाद से मजबूर है। जितना मोदी चाहते हैं उस मेंबर जो है वो एक्टिव नहीं है। वो बस कायदे कानून से या तो आज दो काम कर रहा है या तो कतई कानून के संविधान के शब्द पर चलना चाह रहा है मंत्रियों के। इसके अलावा तीसरा वो अपना नैतिक कर्तव्य नहीं समझ रहा कि हमारा देश के प्रति हमारी जवाबदारी भी है। आज मोदी जी से मिलने के लिए या किसी मंत्री से मिलने के लिए मिलने नहीं देते, वो ना मिलने देने की वजह से और ना लोगों की डिमांड पूरी होने की वजह से सरकार का वो मंत्री या वो सरकार बदनाम हो जाती है इलेक्शन में, इसलिए उसको जनता हरा देती है। और के वो पार्टी इन IAS अफसरों की वजह से बदनाम हुआ है। IAS अफसरों की वजह से की लापरवाही की वजह से वो पार्टी या वो सरकार हारती है और उसमें कसूर, जैसे मिसाल के तौर पर संचार में क्या नाम है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार खत्म हुई, वो सिर्फ इस IAS लॉबी की वजह से खत्म हुई कि इसने कांग्रेस को फेवर करा। तो कुल मिलाकर के ये सब बातें हैं। और लेकिन इनको सुधारने वाला कौन है? राजनीति की जो ये जनतंत्र की जो मशीनरी है सरकार, वही सुधार सकती है, और जो सुधार सकता है वही उनके चुंगल में बैठा है। उसको यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन से निकालना पड़ेगा कि आय करने के लिए भगवान से इजाज़त लेनी पड़ेगी, तब आवश्यकता से या संविधान से या किसी जगह से जहाँ भी लिखा हो ये हटाना पड़ेगा। मैंने एक उसमें लिखा है, उनको ये बताना पड़ेगा अब तुम हो IAS लॉबी भी और सुप्रीम कोर्ट भी आज़ाद हिंदुस्तान का स्वयंभू भारत का अंग है और ये इस बात को स्वयंभू बने हुए हमें 75 साल हो। हालांकि जो लेटर ऑफ पावर ट्रांसफर का साइन करेगा मोदी जी को सार्वजनिक कर देना चाहिए। मैंने ये सुना है कुछ कि 2024 तक की लिमिट थी कि 2024 तक इसको वो नहीं किया जाएगा। 2024 खत्म हो गया, उसको भी करो। और वो ये बताओ जनता को, मोदी जी को जनता को बता नहीं रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि मोदी जी ने कभी ये नहीं बताया अब भाई इतना भ्रष्टाचार हो रहा है और इतना खजाना खाली हो रहा है। मैं आप लोगों ने प्रधानमंत्री हूँ एक मायने में, क्योंकि अंदर तो कुछ भी नहीं है, ना खजाने में कुछ है और ना क्या नाम है व्यवस्था में कुछ है। ये उस वक्त बताना चाहिए। 24 के बाद ये है, हमें आज़ादी डेमोक्रेसी नहीं मिली, पावर ऑफ ट्रांसफर में हमें क्या नाम है ये शर्त में ये पूरा हिंदुस्तान आज तक बांध रखा था भाई, काम शुरू होगा। कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा कहने को तो बहुत वो बहुत ज़्यादा कहते हैं अगर हमें सच्चाई नहीं बताई गई, हमें सच्चाई नहीं बनी है। लेकिन सच्चाई बताएगा कौन जब हम पैदाइश ही सारे उसी दौर की हैं, पैदाइश ही हम उसी दौर की हैं जिसमें नहीं जाती, जिसमें सच्चाई की कोई कदर नहीं है, तो फिर बताएगा भी कौन। मैं कुलशेर जी से भी ये कहना चाहता हूँ,
ये सब बनाने के लिए भ्रष्टाचार कितना है। भ्रष्टाचार में आज तक कांग्रेस के 2010 और 2012-13 तक जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस ने करा, जिसकी वजह से सत्ता बदली, यकीन नहीं था हमें सत्ता मिल जाएगी। वो तो एक बहुत अच्छा विपक्ष देने के नाम से इलेक्शन उधरती इस बात पे मिली कि जनता कांग्रेस के भ्रष्टाचारों से और पारों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए उसने सत्ता परिवर्तन किया था। तो बैठते ही मोदी जी को भी चाहिए था, अब भाई दोनों बातों का वो करते हैं। भाई भ्रष्टाचार इतना है और खजाना बिल्कुल खाली है। मैं इन तीन चीज़ों के बीच में बना हूँ, इसलिए मैं अपने आप को सिर्फ चौकीदार कह रहा हूँ। और कोशिश तुम भी करो और मैं भी करूँ, तब जा कर के ये पूर्ति होगी। लेकिन मोदी जी ने जनता से सहयोग नहीं मांगा। पुरानी अंग्रेजवादी या औपनिवेशिकवादी लॉबी और IAS लॉबी को भी झूठा क्यों रख लिया। मोदी जी को तो बैठते ही कहना चाहिए था। अब जिन IAS अफसरों के नाम और जिनकी मिनिस्ट्री के वे कारनामे छपे हैं, G2 स्पेक्ट्रम वाला भी और कोयला घोटाला भी और फलाना भी ढमका भी, वो सब अपने घर चले जाओ भाई, बेनिफिट नहीं मिलेगा सर्विस का। तो अब आज इतनी आपत्ति आती मोदी जी को इतना। मोदी जी ने शायद ये सोच के ये तो बस सरकार ही ये चला, वो ये है। अब वो ये समझता है कि सरकार नाम ही है। अब जब सरकार चलाना है उनके जुम्मे छोड़ रखा है, तो फिर वो पिछली सरकार भी बदनाम हुई। क्या नाम है उसकी, अब किसी कांग्रेसी नहीं थे, लेकिन इतने नहीं थे जितने उस IAS अफसर ने बना दिए। जो कर लो यार, वो तो हम कर, यानी हम संभालना तो हमारा काम है। कुछ भी कर लिया उसने, कुछ भी कर दिया तो उस IAS अफसर को भी नाम दे दिया। तो कुल मिला करके यानी आज भ्रष्टाचार के तौर पे पद से हटाया जाए, कुछ बना दिया जाए, कुछ बनाया कांग्रेस इंदिरा गांधी ने, किसी को गवर्नर बनाया, किसी को कुछ बनाया, या भ्रष्टाचार करा था, भ्रष्टाचार के तौर पे बदनाम हुआ सरकार में, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। या तो वो चाहती थी अगर भी भ्रष्टाचार जितना बढ़े उनका राज रहेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के नाम पर ही वोट मांगते रहेंगे। आज मोदी जी भी शायद या बीजेपी भी इस बात की उतरी नहीं है। मोदी वो भी भ्रष्टाचार की गतिविधियों को भी रिजर्व में क्या कर रहा है, MOU। अब MOU साइन कर रहा है, देश के चूची बच्चे तक को पता लग गया कि सार्वजनिक कर देते। और सार्वजनिक करके क्यों नहीं, इसलिए नहीं करते IAS लॉबी और कोर्ट मोदी जी को सपोर्ट नहीं कर, को पता है कि मैं सार्वजनिक कर दूंगा तब भी ना IAS लॉबी इसमें से योग देगी जाएगी। मोदी जी अपनी बेइज्जती से बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल प्रसिद्धि इंटरनेशनल इतनी बढ़ गई है कि मोदी जी को यहाँ थोड़ा सा भी वो होने के डर से। तो कुल मिला करके बहुत अजीब एक वो है। इस्लाम में एक शब्द है अल-तकिया, जैसा माहौल हो आप वैसे ही बात करो और वैसा ही बन जाओ। तो मैं मोदी जी को जितने इस्लामिक कंट्री के हिसाब से देख रहा हूँ, वरना इस्लाम के 1500 साल में उनका इतिहास है। इस्लाम गैर मुसलमान को कोई पद या कोई पदक, दोनों ही पद या पदक आज तक नहीं दिया है। आक्रमण हुए हैं आक्रांताओं के एक इतिहास बन कर रह गया। हर इस्लामिक कंट्री क्यों पहना देगा। वो सिर्फ आज तक क्या है कि मोदी जी ने ये अनऑथराइज मुसलमानों को निकालूंगा, वो रजिस्टर बनाने की बात हुई थी, वो सब मोदी जी को हार पहना कर इस वजन में दबा दो, ताकि मोदी जी ना वो रजिस्टर बनावे और ना भारत में बसे हुए मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। और उस दिन के बाद से मोदी जी ने ये कहना शुरू कर दिया। और मोदी जी का देखा देखी RSS के मुखिया ने भी कमाल कर दिया। अब हमारा इनका तो DNA मिलता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक ये भावना है अगर मुसलमान जो है वो बैकफुट पे है, यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता का ये विश्वास और विचार है। और जिस मुसलमान ने मंगोलपुरी का नौजवान का कत्ल करा है हिंदू गतिविधियों के उसमें खिलाफ, वो उनको कांग्रेस भी दिल्ली में तो मुसलमान बैकफुट पे है, यानी वो कसूर सारा बैकफुट पे है।
तो कमाल की बात ये है कि कमाल हो रही है राजनीति। ठीक है, हमने बहुत ज्यादा प्रदर्शन करे, मरण व्रत करे, फलाना करे, आजादी आने के बाद भी हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। मामला देश का मामला है। मोदी जी का भी हमसे क्या मतलब अकेला है, जब उसका तो जनसंख्या समाधान हो रहा है और वो तो कह चुका कि मैं तो धोड़ा खाऊंगा और चला। लेकिन पीछे तेरे ऊपर, तेरी जिम्मेदारी पे जितने ये पीछे रह जाएगा ये हिंदुस्तान, इसका क्या होगा? जनसंख्या समाधान गाजियाबाद के हैं जो जनसंख्या समाधान के आंदोलन के अध्यक्ष हैं, वो एक महीने बैठे रहे, भूख हड़ताल करके बैठे रहे, अनशन कर, सरकार के कान पे जूं तक नहीं चली। आजादी के मरण व्रत करना पड़े किसी आदमी को तो दुर्भाग्य है उसका के और क्या नाम है ऐसी पार्टी का है कि आजादी के 75 साल भी हमें मरण व्रत कर और वो भी हमें टाल दे। डूब कर मर, मोदी जी को डूब कर मरना चाहिए या उस अनिल चौधरी। कमाल हो रहा है इस देश में, हो क्या रहा है? वाह 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 का नाम लिए जाओ और हमें वोट दिए जाओ। 3 उद्देश्य हैं बीजेपी के। तो रामचंद्र जी के नाम लेते रहो, रामचंद्र जी का मंदिर देखते रहो, इसके अलावा हम हिंदुओं का कोई अधिकार नहीं है। आज ये कहने की नौबत आ गई अब भाई हिंदू होना हिंदू है वो गुनाह है, क्या हिंदू होना ही भारत में गुनाह है? ये कहने लगे। भारत बोलते हैं जो आदमी सर कलम करने का की घोषणा करता है उसके बारे में कुछ नहीं कार्रवाई होती, और भारत है कितना भारत माता की क्यों जय बोल दी भाई, क्यों किसी के उसको आहत पहुंचा दी को, हमारी आस्था को आहत होती है इस बारे में। तो उसको ये नहीं कहा भाई तेरी आस्था तेरी है, उसकी आस्था उसकी है, भारत ये तो सामाजिक का बात है। तो कुल मिलाकर एक ऐसा विचित्र हिसाब आ गया हमारे देश का है, चल रहा है ढल रहा। चलो अब ये तो जो कुछ चल रहा है ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही होगा, ये तो ऐसा ही होता है, ये तो ऐसा ही होगा, ये कह करके हम या तो अपनी बात, तो यही बात कह करके मैं भी अपनी बात खत्म कर रहा हूँ और आपका पीछा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप भी पीछा छुड़ाने के लिए कहाँ तक कहूँ। मेरा एक दोहा है कि किस किस का नाम लूँ। मेरा एक ये दो है राजनीतिक दोहा है कि किस किस का नाम लूँ और किसको करूँ बदनाम। हमें तो आज तक हमारे अगर हमारी लूट का अंदाज़ा लगाया जाए तो ना कांग्रेस कम रही और बीजेपी भी कम नहीं है, ज़्यादा तो कांग्रेस से है नहीं, लेकिन हमें अपनी मर्जी चला रही है। हमें कति इस बात पे ना लिखा मैंने उस दिन आपको दिखाया था जिसमें मोदी जी को किसी एक लेटर में मेरा जूते मार देना, आप किसी एक लेटर में ये बता दो अगर मैंने अपने लिए बिजनेस मांगा हो या नौकरी मांगी हो या धन मांगा हो या कोई और मांगा हो तो मुझे जूते मारना। लेकिन इससे बैठा उसका नाम नहीं लेना चाहता मैं, उन दोनों से उस मिनिस्टर से मैंने मुझे मिलने का मुझे क्या मिलेंगे, उस मिनिस्टर ने मुझे मिलने का टाइम नहीं दिया और वो उसके अफसर ने कहा अब मुझे बता ले जाओ। 150 लेटर बाई पोस्ट पहुंचाए हैं मैंने, लेकिन एक भी लेटर या तो मोदी जी तक नहीं पहुंचा। तो वो आई मिला करके जो 90 सीटों का की कमी पड़ी है मोदी जी, ये इसलिए नहीं पहुंचने देते ये IAS अफसर। अगर बीजेपी हारेगी नाम बीजेपी हो रही है या बदनाम बीजेपी होगी। तो कुल मिलाकर पॉलिटिकल नेता को इन IAS अफसरों पर कंट्रोल लगा देना चाहिए कम से कम। लेकिन वो मेरे पास ज़्यादा मत आने लगा, बस वो ज़्यादा मत आने लगा। अभी आने वालों को IAS अफसर तो अपनी तरफ से उसको करता ही है। फिर यानी IAS मान मर्यादा की क्या वो है इस देश के अपने कृति के मान लो क्या वो है, क्योंकि वो तो अंग्रेजियत IAS अफसर की बजाय पहले ICS हुआ करते, जो यहाँ से उन्हीं लड़कों उनके लड़के इंग्लैंड जा करते जज या अधिकारी बनने जो अंग्रेजों के पिट्ठू हुआ करते। जितने भी कांग्रेस उनके लड़के बने हैं जिनके बाप अंग्रेजों के पिट्ठू थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता कि बन गए। कांग्रेस तो पहले बनी अंग्रेजों की एजेंटी करने के लिए थी। 1885 में कांग्रेस किसी हिंदू
अंग्रेजों ने बनाई थी, डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम ने बनाई थी ये, और सरकार ने उसको ये इजाज़त दी थी और कोई जैसा गदर ना कर सके ये हिंदुस्तानी। और ये कोर्ट उस और ये कांग्रेस, ये तीन हुई हैं, या इस बात के लिए इनका नाम ज़्यादा वो हुआ, मर्दार की मदद करने के लिए पब्लिक को हंस के या प्यार से दबाए रखें। आज मैं कोर्टों में कितने पेंडिंग पड़ा है, पेंडिंग केस रखना अंग्रेजों की बनाए रखने की पहली शर्त थी कोर्ट के इतिहास में, कि भाई रखे रहो ताकि इसी के और उसके अड़ोसी पड़ोसी साला एक कानूनी तौर पे बात थी। अंग्रेजों के कानून आज जी का जंजाल बन गई आकार जबरदस्त कोर्ट मामले में, और लोग बैठे हैं हाथ पे हाथ धरे। अश्वनी कुमार कम से करते हैं और 5 करोड़ के माने वो ये कहते हैं, और 25 करोड़ लोगों का परिवार यानी 5 करोड़ परिवार के 25 करोड़ आदमी जो है उससे प्रभावित है। आप ना बोल सकते हैं ना सोच सकते हैं, क्यों? वो अपने मुकदमे में ऐसे उलझे, वो समाज की उत्थान और समाज की उन्नति के बारे में क्या सोचते, और फिर 25 करोड़ के और 5 में दार हैं, 25 पंजे 125 करोड़ यानी कोर्ट की इससे 125 करोड़ तक की आबादी है कुल, तो 125 है। अब मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, मेरा एजेंसी से होगा, और कति इन जजों को कति परवाह है, यानी नूपुर शर्मा के ऊपर अपनी टिप्पणी कर देते हैं कभी कुछ। आज जज का बोरों का इतना वो मिला है कि गिनती नहीं हो पाई। उस CJI जो नया भी जो बना है, पुराना तो था जो था, नया भी बना है, उसने भी ये कह दिया अगना इस बात चुप क्यों है, मोदी जी चुप क्यों हैं। मैंने एक बड़ा वो लिखा है कि मोदी जी को जब CJI ने ये लिखा कि भाई हमारे जज बढ़ा दो, वहाँ जो 14-15 शर्त लगाई है, अभी तुम करते ही क्या जो है। राष्ट्रपति का लेटर एक इतना कमजोर किस्म का कदम है कि वो राष्ट्रपति कहते हैं 3 फोर्सों की जो सरकार है, तौर पर वो एक बड़ी निम्रता से ये पूछती है कि भाई आपने ये करना क्या ठीक है, ये करना क्या गलत है, ये करना क्या गलत है। ऐसा राष्ट्रपति की भाषा में ला करके कुल मिलाकर
कुल मिलाकर राष्ट्रपति ने तो ये कहना चाहिए कि तुमने मेरे पास ये बात कैसे कह दी, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम आजाद हिंदुस्तान में हो। अब भी तुम, और सीजीआई से उसी वक्त इस्तीफा मांग लेती। और मंत्री, प्रधानमंत्री जी को यह करना चाहिए था कि अगर राष्ट्रपति को भी यह अथॉरिटी नहीं है तो कहा पार्लियामेंट में कि भाई राष्ट्रपति को इतना अधिकार है कि भाई वो किसी का भी इस्तीफा मांग ले, चाहे वो सीजीआई हो चाहे वो कोई आईएएस चीफ सेक्रेटरी हो। कमाल कर रखा है। देश हिंदुस्तान को आजाद भूता की बात करते हैं, अखबारों में बड़ा संप्रभुता बड़े मोटे अक्षरों में छपता है, लेकिन के सामने प्रधानमंत्री नहीं बोल सकता और चीफ सीजीआई के सामने राष्ट्रपति नहीं बोल सकता। कैसी संप्रभुता है ये? बहुत ज़्यादा है मेरे उसमें। आप इन वीडियो में कहाँ तक इसको समेटोगे भाई पत्रकार महोदय? कि कुल मिलाकर के अब हमें बताइए कि हम क्या करें, आप हमें बताइए कि आप ऐसा कर सकते हैं क्या, आप हमें बताइए कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। वो बताएगा। अगर उसको बताना होता तो आप अंदर अंदर वो काम करो, वरना तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इतने बेच उसने, और उसको तुमने बहुत ईमानदारी से पेंशन जाने दिया और उसको बहुत ज़्यादा सुविधा दे रहे हो। मत मानना मैं बहुत छोटा मुँह और बड़ी बात हो रही है। मैं भगवान से डर के ये बात कह रहा हूँ, या मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन कम से कम उसका एक छोटा सा अंश तो हूँ। उसकी बात को कह तो सकता हूँ। ये इस बात को साबित करता है। वो बेचारी कंगना रनौत को बड़ा आपको कहने का, अब उसने ये कह दिया था अब हम पूरे तौर पे आज़ाद नहीं है। एक मैं कह रहा हूँ कि हम आज़ाद कहाँ हैं, और मौका बजाय और ज़्यादा विरोध होने का। मोदी जी देश के इंटरनल मामलों में कभी नहीं बोलते। ये पत्रकारों का खास तौर से मानना है। अगर भाई मोदी जी ने आज तक कभी देश के बारे में पत्रकारों के सामने कोई वो नहीं किया है। तो प्रधानमंत्री है, तू संत भले, अब साधु होकर के संत होकर के तू भले ही पत्रकारों के सामने मत आ, लेकिन प्रधानमंत्री के नाते तो आ। वो तुम्हें साधु के नाते कहाँ बुला रहे हैं? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी नहीं करती अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में। क्या सब मजे लेने के लिए है? कोई भी मजे ले। कारों में घूमते हैं, लग्जरी कारों में घूमते हैं, अच्छे बड़े बंगले बने हुए बीजेपी पार्टी के बाहर उनकी है और प्रधानमंत्री उनका है, और हमें तो सिर्फ मौज कर रही है। और बीजेपी सिर्फ मौज करने तक उतारू। बीजेपी के सारी कार्यकर्ता की एक थाने में इज्जत नहीं है। कोई थाने का जाके शर्मा के बेचारा अपना पर्सनल लेवल पे बात कर लेता है, लेकिन ये नहीं बताता कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। क्यों? अब उसकी कदर तो है ही नहीं। एक कार्यकर्ता मेरा काम क्या कर रहा है? मैंने हमारी गली साफ नहीं हो करती, यहाँ के काउंसलर ना बेचारा वो यहाँ का काउंसलर जो है वो सफाई कर्मचारियों ने किया, और अब कल के बाद अगर ऐसी कोई शिकायत आई तो मैं तुझे घर भेज दूंगा। कैसे काम होंगे? वे उम्मीद से, इस उम्मीद से लोग टोकते हैं कि आप भी आओ भाई वाह क्यों नहीं करते, आप कुछ ज़्यादा रोटी खाते हो क्या? या आपको इस हिंदुस्तान में मेरे मित्र है वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि ठंडा करके खाओ, ठंडा सब हो जाएगा। मैं कहा ये सुनते सुनते सन 62 से सुन रहा हूँ। 25-30 साल के बाद जो है, यानी सन 80 के बाद मैं बता कहने लग गया अपने आने वालों को, अगली जनरेशन को, अब भाई हो जाएगा हो जाएगा। अब 50 साल में मैं इसलिए परेशान बताने से हुआ दोनों, तो ये होगा कब? आपने मुझे इतना का मैं आभारी हूँ, और मैं भारत के लिए ज़्यादा
इतिहास और फलाना दिख रहा तो क्या होगा, हमारा तो अपना वो भी है, ये भी या तो एक सरकार का गिरवी रखा, ये भी मेरा अपना नहीं है, भगवान का एक तौर पर ये हमारा नहीं है, कि वो चाहे हमें जैसे